तो नमस्कार दोस्तों, शाम का समय है और अभी हम आपसे बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप लोग सुनते रहते होंगे कि इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर खरीदना है, म्यूचुअल फंड खरीदना है। साथ में ये भी चिंता रहती है कि जिनके घर में बेटियां हैं तो सोना खरीदना है जेवरात के लिए, ये वो बहुत तरह का। ठीक है, सोना और चांदी का बात करेंगे, कैसे खरीदना अच्छा है। देखिए, आप अगर सोना और चांदी जाकर बाजार से खरीदते हैं ज्वेलरी के रूप में और आप उसको लॉकर में रखते हैं तो लॉकर का खर्चा प्लस वो उसका गारंटी नहीं है कि जितना जो खरीदे हैं बेचने पर उतना ही मूल्य मिलेगा या नहीं, सही है या नकली, ये सभी चीज़ उस समय आपको पता नहीं चलता। ठीक है, एक ये है फिजिकल फॉर्म है, दूसरा है डिजिटल गोल्ड है। कुछ एप्लीकेशन और कुछ कंपनी ऐसा है जिससे आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, चाहे तो उसको आप फिजिकल भी मंगा सकते हैं। ऐसा भी नियम है कि 2 साल में आपको मंगा लेना पड़ेगा फिजिकल। जो आप डिजिटल खरीदवाए हैं किसी कंपनी के थ्रू, उसको आपको मंगवा लेना है। ठीक है, तीसरा है एक गोल्ड बॉन्ड होता है। समय समय पर सरकार सोना खरीदती है। सोना क्यों खरीदती है? अलग अलग मेटल में खरीदती है, उसका कारण है सोना खरीदने के लिए सरकार लोगों से भी पैसा लेती है और जितना पैसा लेती है उसमें नियम कानून के अनुसार बॉन्ड लोगों को देती है और बताती है कि इतने दिन के बाद इस बॉन्ड का अगेंस्ट में इतना पैसा देंगे, साथ में हम लोग ईयरली 2% 2.5% जो है इंटरेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, आजकल ये बंद है और ये स्कीम आता है, वो डेट रहता है, डेट उसका बंद हो जाता है। तीसरा, चौथा, पांचवा जो कहिए, एक और तरीका है ETF। ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब जैसे शेयर मार्केट में आप कोई शेयर खरीदते हैं और देखते हैं कि उसका दाम ऊपर नीचे डेली होता है, वैसे ही सोना चांदी कॉपर का भी दाम ऊपर नीचे होता है। तो आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? डायरेक्ट तो आप उसमें ले नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि गोल्ड करके लिखा हुआ गया। इसमें क्या करता है कि अलग अलग कंपनी है, जैसे ICICI है, UTI है, बहुत सारा है जो कि बिजनेस करती है। ये सभी चीज़ में सोना चांदी बिजनेस करती है और सोना वगैरह को खरीद के रखती है और दाम अधिक होता होगा तो बेचता होगा, ऐसा चलता है। तो एक कंपनी अलग अलग जगह से फिजिकल सोना खरीदती है, प्लस वो कंपनी जो सोना खरीदने वाली कंपनी है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। 4 ऐसा कंपनी को वो अपना एश्योरेंस दे देगा या उसके साथ पार्टिसिपेट कर लेगा जो कि सोना खरीदती है। और गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार ये जो खरीदारी है उसमें जनरल आदमी भी पार्टिसिपेट कर सकता है, म्यूचुअल फंड के थ्रू और शेयर मार्केट के थ्रू। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है उसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड में क्या है कि म्यूचुअल फंड में आप जाके उसमें सर्च में देखिएगा तो बहुत सारा कंपनी जो है जो अलग अलग एजेंसी से सोना खरीद कर रखती है। ठीक है, कोई सिर्फ सोना खरीदती है, कोई चांदी खरीदती है, अलग अलग बॉन्ड बनाता है, उसका अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, कोई दोनों को मिलाकर भी एक साथ बना सकता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड का एक बेनिफिट क्या है कि जैसे आपने खरीदा है और अगर किसी दिन हाई हो गया प्राइस, उसको बेच देंगे, किसी भी चीज़ को, सोना चांदी ही नहीं, किसी भी चीज़ को बेच देंगे तो कंपनी जिससे आप म्यूचुअल फंड खरीदा है उसको पैसा देना कंपलसरी हो जाएगा। आज के डेट में कुछ दिनों पहले तक सोना और चांदी का बहुत हाई रेट था और जितना पर वो कंपनी सब परचेज किए हुए थे उसके साथ फिजिबल नहीं था, मतलब रेट बहुत बढ़ गया था, स्टॉक था नहीं। ठीक है, लेकिन जिन्होंने बेचा होगा उसको तो देना पड़ेगा पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो एक्चुअल जो प्राइस रहता है म्यूचुअल फंड या मार्केट में जो बड़ा हुआ प्राइस रहता है उसके साथ टैली नहीं कर पाता है। तो
ये सीक्वेंस या इक्वेशन थोड़ा सा उलट हो जाता है। फिर बाद में इतना परेशानी अभी हाल फिलहाल आया कि म्यूचुअल फंड जो सोना और चांदी में पैसा लगा रहे थे, मैक्सिमम जो है कोटक है, ICICI है और भी है, वो लेना बंद कर दिया, पैसा लगवाना बंद कर दिया। मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा तो लगेगा। ये म्यूचुअल फंड का कहानी हो गया। अब नियम के अनुसार जो भी म्यूचुअल फंड सोना चांदी में लगाती है पैसा प्रोडक्ट बनाकर, वो एक्सचेंज पर भी उसका ट्रेड करता है। मतलब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उस पर भी ट्रेड करता है। जिस ढंग से आप शेयर खरीदते हैं उसी ढंग से आप खरीद सकते हैं। तो आज के डेट में म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम कंपनी जो है सो पैसा लेना बंद कर दी है, लेकिन आप शेयर मार्केट से खरीद सकते हैं। सबसे बढ़िया यही है। ETF जो है या इधर म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट, दोनों में कंपेयर किया जाए तो शेयर मार्केट में जो ट्रेड हो रहा है सोना चांदी का फंड, वो अधिक अच्छा है, क्योंकि उस पर दो ही तरह का टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म लगेगा या लॉन्ग टर्म लगेगा, ठीक है। जबकि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो होता है और भी कई सारा चार्ज लगता है। तो अब इसका कैसे इम्प्लीमेंट करना है मैं बताता हूँ। जनरली सोना चांदी का यूटिलाइजेशन लोग ज्वेलरी के लिए ही करते हैं। तो शादी विवाह में ज्वेलरी खरीदना है तो किसी ने सलाह दिया है कि फिजिकल ज्वेलरी नहीं खरीद कर आप म्यूचुअल फंड में इस शेयर मार्केट से ETF ले लीजिए। अलग अलग कंपनी का है, जैसे गाड़ी का शेयर है वकील का, तो टाटा का है, महिंद्रा का है, आइसर का है। वैसा ही सोना चांदी भी अलग अलग कंपनी का आपने खरीदा। अब खरीदा, मान लीजिए कि अभी 1 तोला सोना 100 रुपया में मिल रहा है, ठीक है ना। उसी रेट पर आपको वहाँ पर जो एक्सचेंज है उसमें आपको शेयर मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे सोना का भाव बढ़ेगा वैसे वैसे आपका शेयर का भी भाव बढ़ेगा, करीब करीब बराबर रहता है। सालों बाद 10-15 साल के बाद मान लीजिए कि वो 100 रुपया प्रति तोला जो आज का माना है हमने दर, वो मान लीजिए कि 1000 रुपया प्रति तोला हो गया 10 साल के बाद, ठीक है। तो उस समय आप देखेंगे कि आपके पास जो शेयर में जो भाव रहता है फिजिकल मार्केट में, अगर 1000 रुपया 1 तोला का चल रहा है, तो आपके पास जो रहेगा इसमें शेयर मार्केट में जो रहेगा वो 1000 से हो सकता है थोड़ा सा कम रहे। मतलब हो सकता है कि 980 रुपया रहे, 950 रुपया रहे, ठीक है। मोटा मोटी जब आपको खरीदना हो सोना, जब सोचते हैं कि सोना खरीदना है, तो उस समय उसको बेचकर और उससे फिजिकल सोना आप खरीद कर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ढंग से, लेकिन शेयर मार्केट से खरीदना है तो आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा या किसी एजेंसी जो ऑथराइज एजेंसी है उसके थ्रू शेयर लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन डीमेट अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, तो एजेंसी वाला ही खुलवाएगा आपको। और म्यूचुअल फंड में डीमेट नहीं खोलना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में आपको अपना लॉगिन करना पड़ेगा जिस कंपनी से, बहुत सारा म्यूचुअल फंड हाउस है जो कि बिजनेस करती है। जैसे दुकान में कई सारा दवा का दुकान रहता है, वैसा ही म्यूचुअल फंड बेचने वाला भी कई सारा रहता है। तो उसमें जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा, वहाँ से म्यूचुअल फंड आपको खरीदना पड़ेगा। दोनों केस में जब इस तरह का बिजनेस होता है, तो जैसे बैंक अकाउंट आप खोलते हैं, FD कराते हैं तो नॉमिनी होता है, तो ये सभी में भी नॉमिनी डालना जरूरी है। खरीदने के बाद सबका फिजिकल कॉपी प्रिंट करके हार्ड कॉपी अपने घर में रखना है, ठीक है। पहले के ज़माने में जब पेपर खो जाता था तो मुश्किल होता था, लेकिन आज खोता है तो मुश्किल नहीं होता है, फिर भी आपको रखना है, ठीक है। म्यूचुअल फंड और दोनों में, शेयर मार्केट दोनों में नॉमिनी होना बहुत ही जरूरी है। नॉमिनी जिसको आप बनाते हैं उसका फ़ोन नंबर, उसका आधार कार्ड सभी चीज़ डाल के आपको रखना है, ताकि इनकेस किसी कारण से अगर आपका डेथ हो गया, ठीक है, तो वो जो अमाउंट है या जो चीज़ है आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। कुछ कार्रवाई होता है उसके बाद मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया ये कहानी।
अब ये सभी चीज़ का ठीक है ना, रिस्क हर चीज़ में रहता है। तो सबसे अच्छा जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आपका किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में होता है। आपके बच्चे अच्छा से पढ़ाई लिखाई करें और पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी अपने रुचि के अनुसार किसी भी तकनीकी कौशल में वो ट्रेनिंग ले, दक्षता ले। खाली पढ़ने से नहीं होता है, आपको काम करना भी आना चाहिए, ठीक है। पढ़ने से ये गारंटी नहीं है कि आप पैसा कमा लेंगे। आप पैसा कमाने के लिए आप अलग अलग उपाय है, अलग अलग ट्रेनिंग है, उसको आप कर सकते हैं। अभी कैसे पहचाने ये सभी चीज़ कि आपका बच्चा का लाइन क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो देखिए, पाँचवा छठा तक जब आप अपने बच्चा को ज़बरदस्ती बोलते हैं कि चलो खेलना बंद करो, पढ़ाई करो, बहुत बोलना पड़ता है, कभी कभी पनिशमेंट भी देना पड़ता है। 10th में भी थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है कि भाई पढ़ाई करो। बिना कहे पढ़ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात भी है। पढ़ाई कर रहा है 10th क्लास का अगर बच्चा, तो ठीक है, और थोड़ा बहुत कहना पड़े। लेकिन 11th में जाने के बाद अगर आपको अपने बच्चों को बोलना पड़ रहा है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, और आप देख रहे हैं वो पढ़ नहीं रहा है, कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, या बिल्कुल पढ़ नहीं रहा है, घूम रहा है, बाजार में जा रहा है, किसी दूसरे चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, मीन्स उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो उस तरह के बच्चे को आगे पढ़ाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। किसी तरह 12 कर जाए, ग्रेजुएशन कर जाए, ठीक है, लेकिन पढ़ाई से उसका उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो आगे उसको पढ़ाई पर दबाव नहीं देके कुछ ऐसा चीज़ उसको सिखाना पड़ेगा जिससे वो आगे का जीवन यापन जो है आगे अर्निंग कर सके। कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ ऐसा, नॉलेज ऐसा कि जिसमें उसको इंटरेस्ट हो। तो आप तो माता पिता तो हमेशा नहीं रहता है, तो फिर उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ आपको बच्चे को सिखाना पड़ेगा। यही ढंग से आपको अपने बच्चे को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ज़बरदस्ती आप नहीं पढ़ा सकते हैं। पढ़ाई अलग चीज़ है, कॉपी कलम वाला चीज़ हो जाता है, परीक्षा होता है, एग्जामिनेशन होता है। लेकिन आप टेक्निकली कोई ऐसा ऐसा चीज़ सिखा सकते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है तो ऐसा चीज़ सिखाइए जिसको करके वो पैसा कमा जाए। पढ़ने में अच्छा है तो फिर दिक्कत है ही नहीं, कुछ ना कुछ कर ही लेगा, अपना व्यवसाय कर सकता है, अच्छा जॉब कर सकता है, प्राइवेट या सरकारी। तो उम्मीद है कि बहुत सारा चीज़ आप सीख गए होंगे और समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारा लीक से हटकर था, लेकिन जरूरी था। विचार आया तो सोचे कि आपके साथ शेयर करें, और उम्मीद है कि आप समझे होंगे। तो वीडियो, इस तरह के वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, खास करके कैसे क्या करना है। और अधिक जानकारी लेके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज में ट्रेनिंग लेना है, टेक्निकल चीज़ में हमारा वेबसाइट जो है technodigital.co.in, उसके ऊपर आप लॉगिन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग के लिए सुजीत कैरियर काउंसलिंग में जाकर ढूंढिए और हमसे बात कीजिए। हो सकता है कि हमसे बात करने के बाद आपके पास कुछ आइडिया है और आप अपने बच्चों को, अपने धन को सही डायरेक्शन दे सकें।